हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिस तरह के टॉपिक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आएंगे, हाँ, लेकिन सेम कंसेप्ट के, सेम टॉपिक के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद मेरे को पूरा विश्वास है कि जो आपके 15 मार्क्स है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के, वो आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल आपकी पॉकेट में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। जितना आप देखो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप खुद करोगे उतना ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो आज मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेने हैं, ताकि आपके जो 15 मार्क्स हैं ये आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक वीडियो 15 मार्क्स। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है परपेचुटी का। तो परपेचुटी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर परपेचुटी में सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसने, इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹10,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जब भी परपेचुटी के हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहली चीज तो आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी जो पेमेंट है वो एट द एंड हो रही है या इन द बिगिनिंग हो रही है। तो यहाँ पर एट द एंड हो रही है, दैट मीन्स आपकी जो परपेचुटी है वो टाइप 1 परपेचुटी है। ये चीज आपको आइडेंटिफाई जरूर कर लेनी है। अब यहाँ पर कह रहे हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी आपको निकालनी है ऑफ ₹10,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जो परपेचुटी है उसकी वैल्यू 10,000 है, तो P की वैल्यू आपके पास, R की वैल्यू है 10,000, और आपके पास 5% कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है, I आपको दिया है 5%। आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो फार्मूला आपका बनेगा, क्योंकि टाइप 1 परपेचुटी है, दैट मींस फार्मूला बन गया हमारे पास R/I। अब यहाँ पर R की जगह पर आप पुट कर देंगे 10,000 और I की जगह आ गया 5%, यानी 5/100 की जगह आप सीधा 100 यहाँ पर लिखो, 5 से इसको कैंसिल करो, तो ये आ गया आपके पास 2 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी बनेगी 2 लाख। लास्ट में जब भी आप अमाउंट लिखोगे, अमाउंट वाले क्वेश्चंस करोगे, तो यूनिट आपको जरूर लिख देनी है कि ₹2 लाख है ये, ठीक, कुछ और नहीं है। ठीक है, मैं अगर किसी क्वेश्चन में लिखना भूल जाऊं, आप मत भूलना इसको, यूनिट आपको जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको दिया हुआ है एट 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली। जो I है वो आपको क्वार्टरली यहाँ पर दिया हुआ है, यानी I की जो वैल्यू 6% है, 6% को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 6/400। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, P आपको निकालना है, परपेचुटी आपको दे रखी है 9,000, R आपको दे रखा है 9,000, पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पेएबल एट द एंड मतलब परपेचुटी यहाँ भी फर्स्ट वाली है, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे वही सेम फार्मूला R/I। R की जगह आ गया आपके पास 9,000, I की जगह आ गया 6 इंटू में 400। तो यहाँ से आप कैंसिल कर लो, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 से इसको कैंसिल करो, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया आपके पास 6 लाख। ठीक है, वही फिर रुपीज आपको जरूर लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ये जो इस साल नोडिया प्रेस की जो बुक रिलीज हुई है उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली थी, ये उन्हीं बुक से क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं आपको से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर आप सारे क्वेश्चन कराने लगूंगा तो पूरे दिन में वीडियो खत्म नहीं होगी, इतने सारे क्वेश्चन है इसमें। तो अभी यहाँ कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹3,000 पेएबल एट द बिगिनिंग। अब यहाँ पर परपेचुटी जो है वो बिगिनिंग में होती है। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में जब पेमेंट होती है तो टाइप 2 परपेचुटी बन जाती है आपकी। और टाइप 2 परपेचुटी में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, P = R+R/I। अब यहाँ पर R आपके पास क्या है, देखो 3,000 है, तो R की जगह यहाँ पर आप 3,000 लिखो, और I कितना दिया है आपको 6%। तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि भाई एनुअली है, क्वार्टरली है, दैट मीन्स वो एनुअली है। तो 6% लेंगे तो 600 आप ऊपर लिख लेंगे,
6 से इसको कैंसिल करो, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 प्लस में 3 यानी रुपीज 53,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका। यह कहता है द कैश इक्विवेलेंट ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ रुपीज 1400 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इज रुपीज 1,12,000। जो यहाँ पर आपको कैश इक्विवेलेंट ऑफ परपेचुइटी मतलब परपेचुइटी की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी आर दे रखा है आपको 1400 नहीं है सॉरी, और यहाँ पर जो टोटल जो इसकी वैल्यू बन रही है, जो परपेचुइटी यहाँ पर हमें मिल रही है उसकी जो टोटल वैल्यू हमें मिल रही है यानी जो प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है वो है 1,12,000। यदि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल क्वार्टरली, जो आई है वो क्वार्टरली यहाँ पर दिया हुआ है, तो आई की जो वैल्यू आप लोगे एक्स मान लेते हैं, x%, क्वार्टरली हो रहा है तो 4 से आप डिवाइड कर दो, यानी ये बन जाएगा x/400। अब इस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो पेमेंट है वो कब हो रही है, एट द एंड हो रही है, यानी टाइप 1 परपेचुइटी है, तो फार्मूला आपका वही चलेगा, P = R/I, P 1,12,000 = R, और ये हो जाएगा x, 400 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर देखो इस 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, 1 0 से ये कैंसिल करो, 4 से इसको कैंसिल कर दो, और x को इधर ले आओ, और भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा इधर लाके कैंसिल कर देते हैं। 7 से इसे कैंसिल करो, 4 से इसे कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा आपके पास 5%। अब जो ये लास्ट में आपके पास परसेंट आता है ये हमेशा पर एनम होगा। कोई भी क्वेश्चन आप करोगे अगर इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो तो पर एनम के हिसाब से ही आपको लास्ट में आंसर छोड़ना पड़ेगा। वैसे नहीं आप छोड़ सकते कि भाई क्वार्टरली या मंथ बाय मंथली, इस तरह से नहीं छोड़ना, हमेशा आंसर आपका पर एनम ही होना चाहिए। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परपेचुइटी का लेते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंट सा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। यहाँ कहता है हाउ मच मनी इज नीडेड टू इंश्योर ए सीरीज ऑफ लेक्चर कॉस्टिंग रुपीज 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर indefinitely if the money is worth 4% compounded quarterly। आपको एक सीरीज ऑफ लेक्चर जो है वो परचेज करना है, और वो परचेज करने के लिए आपको हर साल के एंड में 3,000 रुपीज जो है वो सॉरी एट द बिगिनिंग, एंड में नहीं स्टार्टिंग में आपको 3,000 रुपीज पे करने हैं। तो उसके लिए आपके पास कितना पैसा इकट्ठा होना चाहिए। जब आपके पास यहाँ पर कुछ पैसा इकट्ठा होगा तभी तो आप वो उस लेक्चर को ले पाओगे। तो वो लेक्चर लेने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ये बता, यानी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी आपको जो आर दे रखा है वो दे रखा है 3,000, और आई आपको दे रखा है 4%। अब यहाँ पर आप निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है वो बिगिनिंग में करनी है आपको, यानी टाइप 2 परपेचुइटी आ रही है, तो P = R+R/I। तो R की जगह आपके पास 3,000 आ गया, प्लस 3,000 अपॉन में 4% है तो 100 ऊपर आ जाएगा। 4 से कैंसिल कर लेते हैं हम इसको, 25 3 75 प्लस में 3, यानी 78,000 रुपीज आपके पास होने चाहिए अगर आप वो सीरीज ऑफ लेक्चर लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है योर ग्रैंडफादर इज रिटायरिंग एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। आपके जो ग्रैंडफादर है वो अगले साल रिटायर होने जा रहे हैं। ही वुड लाइक टू इंश्योर दैट हिज हेयर्स रिसीव पेमेंट ऑफ रुपीज 90,000 ए ईयर फॉर एवर स्टार्टिंग व्हेन ही रिटायर्स। अब वो चाहते हैं कि भाई जब वो रिटायर होना तो परिवार की जिम्मेदारी अब तक वो संभालते आ रहे हैं, तो आगे भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि परिवार के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो वो चाहते हैं कि भाई 90,000 रुपीज़ हर साल फैमिली को मिलते रहे ताकि उसकी कुछ हेल्प होती रहे। 90,000 पूरे साल के लिए अगर आप कहोगे तो बहुत कम है आजकल, लेकिन फिर भी कुछ हेल्प तो होगी। तो हाउ मच डज ही नीड टू इन्वेस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड कैश फ्लो। तो उन्हें इस साल के एंड, इस साल की स्टार्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि एंड में, साल के एंड से वो परपेचुइटी उनको मिलनी स्टार्ट हो जाए। इफ मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर आपको जो आर दिया हुआ है वो कितना है 90,000 रुपीज, ठीक है, और आई आपको दे रखा है 8%। तो आपको निकालना है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला आपका वही रहेगा, आर 90,000 अपॉन में आई हो गया 8% इंटू में 100।
अब यहाँ से बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 वन जा 8, फिर 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 5 जा 40, इंटू में 100, तो ये आ जाएगा भाई 11,25,000 रुपीज़। इतना पैसा उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि 90,000 रुपीज़ की जो एक तरह से पेंशन है या 90,000 रुपीज़ का अमाउंट है वो फैमिली को मिलता रहे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे परपेचुटी के। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे किस तरह से परपेचुटी के क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं। अब हम बात करते हैं आगे सिंकिंग फंड की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस कॉस्ट द कंपनी ₹2 lakh and its effective life is estimated to be 12 years. If the scrap realized ₹10,000 only, what amount should be retained out of profit at the end of each year to accumulate at a compound interest at 5% per annum? यानी जो एक प्रिंटिंग प्रेस है उसकी जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज़ है और इफेक्टिव लाइफ उसकी 12 ईयर्स है। अगर स्क्रैप वैल्यू आपको 10,000 रुपये मिल जाती है तो कितना अमाउंट आपको रिटेन करना है प्रॉफिट में से एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू एक्यूमुलेट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो जो जो की पॉइंट्स थे वो सारे हमने अंडरलाइन कर लिए। यानी हमें जो सिंकिंग फंड क्रिएट करना है वो कितने पैसे के लिए करना है। जो मशीन की कॉस्ट है वो तो 2 लाख है, लेकिन जो पुरानी मशीन है वो भी तो आपको 10,000 रुपये देके जा रही है। तो जो अमाउंट आप क्रिएट करोगे सिंकिंग फंड के लिए उस 2 लाख में से आपको 10,000 रुपीज़ माइनस कर देने हैं। यानी आपको जो फंड क्रिएट करना है वो 1,90,000 रुपीज़ के लिए क्रिएट करना है। इतने पैसे आपके पास होने चाहिए अगर आप उस मशीन को रिप्लेस करना चाहते हैं। कितने साल बाद? 12 साल बाद। और आई आपको दिया रखा है यहाँ पर 5% पर एनम यानी 0.05 वैल्यू आपको दे रखी है। क्वेश्चन में जो यूज होनी है बस आपको फार्मूला लगाना है A इक्वल्स टू R 1 प्लस में I रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय I। अब जो अमाउंट है यहाँ पर अमाउंट आपके पास कितना है 1,90,000। R आपको फाइंड करना है 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। ये 0.05 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा 95 जा 95 1 2 दो जीरो आ जाएंगी। हाँ ये 1.05 की पावर 12 आएगा, इसकी वैल्यू 1.796 है। 1.796 माइनस 1। अब 1.796 में से 1 माइनस करेंगे आप तो रह जाएगा 0.796 और R की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0.796। अब यहाँ से डेसिमल आप हटा के 3 जीरो ऊपर लेके जाओ और इसको डिवाइड करो। डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 11934.76। अब लेकिन बहुत से बच्चों को यहाँ तक प्रॉब्लम होती है, सर सब कुछ हो जाता है लेकिन यहाँ पर हमें टाइम लगता है। डेफिनेटली देखो टाइम तो लगेगा, डिवीजन आपको करना है। अब ये डिवीजन करने के लिए या तो जो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स में वीडियो बता रखी थी 2 डिजिट से अगर आपको डिवाइड करना है या 3 डिजिट से करना है तो कैसे आपको करना है। 4 डिजिट्स में उस ट्रिक से जाने का फायदा नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको डिवाइड तो करोगे ही करोगे, आपको करना ही पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर लो अगर 2 या 3 डिजिट से ज़्यादा का है तो। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन ट्रिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस में होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत निकलेगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई आप डिवीजन में ज़्यादा अच्छे नहीं हो, अभी आपको टाइम लगेगा इसको करने में, तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन को यहाँ तक निकालो। ये वाला जो लाइन है उसको अभी आप छोड़ दो, पहले बाकी पेपर अटेम्प्ट करो। वो सारा पेपर जब कवर हो जाए फिर उसके बाद इसके लिए टाइम मिलेगा तो इसको तब आप सॉल्व कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आधे नंबर के चक्कर में ये नहीं लिखा तो आधा नंबर तो कटेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि इस आधे के चक्कर में आप बाकी का पेपर खराब कर लो। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप डिवीजन कर लेते हैं फटाफट तो करो डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप उसको अभी इतना ही छोड़ दो, बाद में जब टाइम बचेगा तब आप उसमें उसको करो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं कंपनी सेट असाइड ए सम ऑफ ₹50,000 एनुअली फॉर 10 years टू पे डिवेंचर इशू ऑफ ₹6 lakh। If the fund accumulate at 5% per annum compound interest, find the surplus after full redemption of the debenture issue।
अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि डिबेंचर वर्ड आ गया और डिबेंचर वर्ड देखते ही आप एग्जाम में फेल मत जाना, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये फेल मत जाना एग्जाम में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना कि डिबेंचर वर्ड तो आया लेकिन क्वेश्चन किस चीज का है, तो क्वेश्चन की मीनिंग समझो, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, वो समझने के बाद अगर आपको तब लगता है आउट ऑफ सिलेबस है तब शोर मचा लेना भाई, उससे पहले नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपनी जो है कि 50,000 रुपए का सम जो है वो इकट्ठा करती है, मतलब 50,000 रुपए हर साल इकट्ठा करती है 10 साल तक, ताकि वो जो डिबेंचर है ये इसकी पेमेंट कर सके। तो यहाँ पर ही जो क्वेश्चन है ये सिंकिंग फंड का है, जो कंपनी है वो तो सेटअप कर दे सिंकिंग फंड उतना पे करने के लिए, उतना पे करने के बाद और यहाँ इंटरेस्ट इतना मिल रहा है और कह रहा है कि भाई फाइंड द सरप्लस आफ्टर फुल रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर, जो डिबेंचर है उसको पे करने के बाद आपके पास कितना सरप्लस अमाउंट बचेगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन भाई सिंकिंग फंड का है, ध्यान रखना कहीं डिबेंचर वर्ड देखो और एकदम पहले स्टॉक शेयर डिबेंचर आ गया सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो आर आपको दे रखा है वो 50,000 दे रखा है, उस फंड से आपको कितना पैसा मिलेगा ये आपको निकालना है। टाइम दे रखा है आपको 10 साल का, इंटरेस्ट दे रखा है 5% का, 0.05, उसका काम अभी नहीं आएगा, उसका काम बाद में आएगा। तो अब यहाँ पर आप अमाउंट निकालो, 50,000 इंटू में 1 प्लस 0.05 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। तो यहाँ से इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 2 जीरो और ऊपर आ गई, डिवाइडेड बाय 5, ये 1.05 की पावर 10, इसकी वैल्यू है 1.6289 माइनस 1, 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जीरो ध्यान से गिनना, जीरो गिनने में गड़बड़ होगी तो नंबर भी जीरो ना हो जाए कहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 4 जीरो छोड़ देंगे, 628900, यानी 6,28,900 रुपीज, इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया। अब उसमें से जो डिवेंचर पे करने के बाद, डिवेंचर कितना था 6 लाख का, तो जो सरप्लस अमाउंट है वो कितना बचा, तो सरप्लस अमाउंट निकालने के लिए इसमें से 6 लाख कर देना आप माइनस, तो ये बचेगा आपके पास ₹28,900, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन ये किसका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि न्यू प्लास्टिक कंपनी इंटेंड टू क्रिएट ए डेप्रिसिएशन फंड टू रिप्लेस एट द एंड ऑफ 25th ईयर कॉस्टिंग ₹2 lakh. Calculate the amount to be retained out of profit every year if the interest rate is 3% per annum. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यू प्लास्टिक कंपनी इंटेंड टू क्रिएट ए डेप्रिसिएशन फंड, मतलब ये सिंकिंग फंड ही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन फंड या सिंकिंग फंड दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन वर्ड देखते ही फिर डेप्रिसिएशन पे मत भाग जाना कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, अब उसके अंदर तो यार ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, उसके अंदर लाइफ चाहिए कितनी ईयर है, भाई वो कैसे निकलेगा। डेप्रिसिएशन फंड मतलब सिंकिंग फंड, ठीक है। एट द एंड ऑफ 25th ईयर, टाइम आपको दे दिया, कॉस्टिंग आपको दे दी, भाई इतना पैसा आपको चाहिए रिप्लेस करने के लिए, और इंटरेस्ट भी हमें दे दिया, सब कुछ हमें दे दिया है। अब मैं क्वेश्चन में यहाँ पर जो चीज़ें हैं बस वो लिख रहा हूँ, उसके बाद वीडियो करो पॉज और इसको फटाफट निकाल के देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अमाउंट आपके पास ये है 2 लाख, और टाइम आपके पास 25 है, आई आपको दे रखा है 3%, वैल्यू भी आपको दे रखी है, और फटाफट बताओ इसका आर क्या आ रहा है। वीडियो करो पॉज, आंसर निकालो, ठीक है। अब आंसर निकालने के बाद आप चेक करो आपका आंसर क्या है। ए आपके पास आ गया 2 लाख, आर हमें फाइंड करना है, 1 प्लस में 0.03 की पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.03, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6, 1 2 3 जीरो आनी थी, 6000। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2.094,
-1, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आएगा 1.094, इसको नीचे लाओ और डिवाइड करो। 6000 को डिवाइड करेंगे 1.094 से, तो डिवाइड करके आपका जो आंसर है वो आंसर आएगा कितना, 5484.6, 5484.46। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंकिंग फंड का, थोड़ा सा इन सबसे जो डिफरेंट है क्वेश्चन वो लेते हैं। बाकी लगभग क्वेश्चन सिमिलर टाइप की हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा स्टेटमेंट में फर्क होता है। अब यहाँ पर देखो, कहता है कि मशीन कॉस्ट ए कंपनी ₹5,20,000 एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 25 ईयर। जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 25 ईयर है। इस सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिप्लेसिंग द मशीन बाय न्यू मॉडल एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम व्हेन इट्स स्क्रैप रियलाइज ₹25,000। The price of the new machine at the end of 25 year is estimated to be 25% higher than that of the present one। यानी जितनी आज की कॉस्ट है उससे 25% ज्यादा कॉस्ट होगी 25 साल बाद। तो फाइंड व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सिंकिंग फंड इफ इट एक्यूमुलेट एट 3.5% पर एनम कंपाउंडेड। तो अगर हमें 3.5% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है तो कितना फंड आपको इकट्ठा करना चाहिए ताकि आप उस मशीन को रिप्लेस कर सको। अब यहाँ पर जो अमाउंट फॉर सिंकिंग फंड है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ये दिया होता है कि भाई मशीन की कॉस्ट इतनी है, स्क्रैप वैल्यू इतनी है, माइनस कर देते हैं, जैसे हमने सिंकिंग फंड का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे रखा है। ट्विस्ट क्या दे रखा है कि ये कहता है कि जो मशीन है उसकी जो लाइफ टाइम है उसके बाद, मतलब 25 साल के बाद उसकी जो कॉस्ट है अभी की कॉस्ट से 25% ज़्यादा होगी। यानी जो सिंकिंग फंड आप क्रिएट करोगे अभी की कॉस्ट में 25% ऐड करके तो करोगे, तो आपके पास जो टोटल मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 25 ईयर्स। तो अभी जो कॉस्ट है वो 5,20,000 है और उसमें आप ऐड करोगे कितना, 5,20,000 का 25%, एक जीरो हो रहेगी तो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल, तो 5,20,000 ये आ गया। 25 टू जा 50, 25 5 जा 125 प्लस में 5 यानी 130। अब इनको आप ऐड करो, यानी 6,50,000 उसकी कॉस्ट होगी अब से 25 साल बाद। अब जो मशीन बिकेगी स्क्रैप वैल्यू तब माइनस होगी ना, स्टार्टिंग में तो माइनस नहीं होगी। अगर मशीन आप आज बेचते तो इसमें से हम माइनस करते, लेकिन मशीन तो हम 25 साल बाद बेचेंगे, तब तक वैल्यू मशीन की इतनी होगी जो नई मशीन खरीदनी है। तो जो अमाउंट फॉर सिंकिंग फंड है वो हमारा आएगा 6,50,000 में से माइनस होगी। ठीक है, कितना माइनस करना है, 25,000, यानी 6,25,000 का सिंकिंग फंड आपको चाहिए। अब आपको आई दे रखा है इसमें 3.5%, 3.5 का मतलब हो गया 7/2 और या फिर 3.5 यानी 0.035 आई आ गया। उसके अलावा और क्या चाहिए, और तो सब कुछ हमारे पास है ही। टाइम आपको दे रखा है 25 साल। अब आप यहाँ पर फार्मूला लगा दो, एक ही जगह आप पुट करो 6,25,000। आर आपको फाइंड करना है 1 + 0.035 की पावर 25 - 1 डिवाइडेड बाय 0.035। अब 0.035 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये बन जाएगा 21875 और यहाँ पर आ जाएगा आर। 1 + 0.35 की जो वैल्यू है वो 2.3632 है। जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी वही वैल्यू आपको यूज करनी है। ये मत करना कि 4 डेसिमल दे रखे हैं आप 2 प्लेस तक यूज कर लो क्वेश्चन को आसान करने के लिए। माइनस करेंगे आ जाएगा 1.3632 और आर की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। और 21875 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 16046
16046.8। तो इस तरह से जो सिंकिंग फंड का जो कंसेप्ट है वो भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब बच्चे क्वेश्चन अब देखिए हम करते हैं यहाँ पर बॉन्ड के कुछ क्वेश्चन। अब बॉन्ड का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि ₹2000 8% बॉन्ड इज रिडीमेबल। अब यहाँ 8% है, 8% क्या है यहाँ पर जो उसका डिविडेंड है 8%, यानी कूपन पेमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। जो फेस वैल्यू है उसकी वो आपको दे रखी है ₹2000 और 8% उस पर डिविडेंड आ गया, यानी इसको आप आर से डिनोट कर सकते हैं, यानी कूपन रेट भी बोल सकते हैं 8%। अब ये कह रहा है कि रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट ₹105। अब रिडीमेबल एट 105 यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो 2000 का कूपन खरीदा वो 105 पे रिडीम हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फेस वैल्यू उसकी 100 रुपये है तो रिडीमेबल प्राइस उसका 105 है। अगर फेस वैल्यू 100 रुपये है, इफ़ फेस वैल्यू इज ₹100 देन रिडीमेबल प्राइस, ठीक है, रिडीमेबल प्राइस ये है उसका 105 रुपये। तो अगर हमारे पास फेस वैल्यू इसकी ₹1 बनेगी तो रिडीमेबल प्राइस कितना आ जाएगा 105/100। और अगर आपके पास फेस वैल्यू दे रखी है 2000 तो रिडीमेबल प्राइस कितना आ जाएगा 105/100 इंटू में 2000। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रिडीमेबल प्राइस आ जाएगा, कितना आ गया 2 5 × 10 2 1 × 2, यानी जो आपके पास 2000 रुपये का बॉन्ड था उसका रिडीमेबल प्राइस ₹2100 है। अब सबसे पहला काम तो आपका होगा यहाँ पर कूपन पेमेंट निकालना। कूपन पेमेंट को हम डिनोट करते हैं C से। जो भी फेस वैल्यू होती है उसको 8% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास कूपन पेमेंट आ जाएगी। तो 8% है यहाँ पर, ये आ गया आपके पास ₹160। ये आ गया आपके पास कूपन रेट। अब आगे पूछता है आपसे फाइंड द परचेज प्राइस टू यील्ड 10% इफेक्टिव। अब जो परचेज प्राइस है वो कितना है आपके पास, वो आपको फाइंड करना है और यील्ड रेट आपको दे रखा है 10%, यानी जो आई की वैल्यू है वो दे रखी है 10%। 10% मतलब 0.1, ठीक है। और जो वैल्यू आपको दे रखी है वो यहाँ पर वैल्यू दे ही रखी है। अब आपको बस फार्मूला क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फार्मूला क्या था हमारे पास, C 1 - 1 + I raised to power -n डिवाइडेड बाय I प्लस F इंटू 1 + I raised to power -n। ये फार्मूला था हमारे पास। अब इस फार्मूले को यूज़ करके बस आपको वैल्यू सारी पुट करनी है। ये ध्यान रखना है आपको, ये एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हम F लिख रहे हैं, इस F का मतलब फेस वैल्यू नहीं है। इस F का मतलब आप अगर दूसरी बुक में जाओगे किसी और बुक में, यहाँ पर ये फार्मूला मैंने ml के हिसाब से लिखा है। अगर आप CBSE हैंड बुक में जाओगे तो यहाँ पर शायद C लिखा हुआ है और यहाँ पर R लिखा हुआ है। तो आप अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मत जाना, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो C है ये कूपन पेमेंट है, चाहे आप इसको R से डिनोट करो चाहे इसको C से डिनोट करो। ये जो F है यहाँ पर ये रिडीमेबल प्राइस है। F क्या है यहाँ पर, रिडीमेबल प्राइस। तो इस क्वेश्चन के अंदर रिडीमेबल प्राइस हमारा अलग है फेस वैल्यू से। अगर क्वेश्चन में ये होगा कि भाई रिडीम एट द पार वैल्यू, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर फेस वैल्यू ही रखनी है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको F की वैल्यू ये रखनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये गलती ना हो। अब यहाँ पर आपके पास सब कुछ है। C की जगह 160, 1 - 1 + 0.1 इसकी पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 2100 1 + I यानी 0.1 इसकी पावर -10। इसका डेसिमल आप हटाओगे, एक ज़ीरो ऊपर आ जाएगी, 1600 1 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.3855 प्लस 2100 0.3855। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5416.0 प्लस इधर से 2100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बस आपको ऐड करना है
पहले को मल्टीप्लाई करके आएगा 983.2 और जो दूसरी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 809.55। अब इन दोनों को आप ऐड करो, ऐड करके आपका आंसर बन गया 1792.75 रुपीज़। तो ये हमारे पास इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई। ये ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका डिविडेंड रेट यील्ड टू रेट से कम है तो जो फ्यूचर वैल्यू है वो आपकी, प्रेजेंट वैल्यू है वो आपकी कम आएगी। अगर कूपन रेट ज़्यादा है तो प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगी, और दोनों बराबर हैं तो दोनों प्रेजेंट वैल्यू और उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है, फेस वैल्यू है, दोनों आपस में इक्वल आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि भाई फेस वैल्यू जो यील्ड टू रेट है और कूपन रेट है वो इक्वल है और आपसे वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पूछ ली जाए, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, फेस वैल्यू के बराबर ही पुट कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। 2 नंबर में ऐसा पूछ सकता है अगर पूछ लिया तो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड ₹600 8% बॉन्ड डिविडेंड पेबल सेमी एनुअली। यहाँ पर आपको सेमी एनुअली दे दिया है। रिडीमेबल एट पार इन 5 ईयर्स। रिडीमेबल एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है हमारी उसी पर ही रिडीम हो रहा है। इफ़ द यील्ड रेट इज़ टू बी 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब यहाँ पर जो 8% है वो सेमी एनुअली दे रखा है। यहाँ पर भी कूपन रेट सेमी एनुअली है, यहाँ पर भी सेमी एनुअली है, तो आपको निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर परचेज प्राइस कितना है, यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो 600 है, तो जो परचेज प्राइस है यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी आपकी 600 आ जाएगी। निकालने की यहाँ पर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये 4 नंबर में दे दिया, वैसे है नहीं ऐसे चांसेस, अगर क्वेश्चन 4 नंबर में दे दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। निकाल के पूरा दिखा दो, क्योंकि अगर इतना लिख दोगे ना आप कि भाई अगर कूपन रेट यहाँ पर आपने दिखा दिया कि भाई R% इक्वल टू I, बोथ आर इक्वल, देन प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू। सिर्फ इतना रीज़न आपने देके 4 नंबर में क्वेश्चन कर दिया तो आपको 4 नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको पूरा जैसे फार्मूला हमने पिछला क्वेश्चन करा है वैसे लगाकर इसको कैलकुलेट करना है। अगर 2 नंबर में आए तो आप ऐसे लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 38। कहता है यूनिवर्सिटी हैज इशूड ए एजुकेशन बॉन्ड हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख कैरिंग ए कूपन रेट ऑफ 8% टू बी पेड सेमी एनुअली एंड मैच्योरिंग इन 5 ईयर्स इफ द प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, वो आपको दे रखा है 7%। फाइंड द बॉन्ड वैल्यू। अब यहाँ पर देखो कूपन रेट ज़्यादा है उससे, तो जो इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा बॉन्ड का वो ज़्यादा आएगा। किससे? 1 लाख से, इससे ज़्यादा बॉन्ड वैल्यू आएगी। अब कैसे आएगी वो निकालते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा C निकालने का होता है। तो 1 लाख फेस वैल्यू है, इस पर आपको 8% सेमी एनुअली है, लेकिन जो R है आपको 8% दिया हुआ है लेकिन सेमी एनुअली दिया हुआ है, तो ये 4% लेना है, ठीक है। और 7% आपको I दे रखा है तो वो भी हाफ कर देना है, यानी 3.5%, यानी आ जाएगा 0.035। तो यहाँ से R निकालोगे आप 4% के हिसाब से निकालना, तो 4000 आपके पास कूपन पेमेंट आ गया। R और I दोनों आपको दिया हुआ है। फार्मूला लगाएंगे C 1 माइनस 1 प्लस I की जगह आ गया आपके पास 0.035। इसकी पावर आ गई आपके पास कितनी, टाइम आपको दिया हुआ है 10 साल, डिवाइडेड बाय 0.035 प्लस में F मतलब रिडीमेबल एट पार। अब रिडीमेबल एट पार है तो जो फेस वैल्यू है वही आपको लेनी है यहाँ पर 1 लाख। यहाँ आ गया 1 प्लस में 0.035, इसकी पावर आ गई -10। अब ये 0.035 में 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, 3 जीरो ऊपर कर दो, डिवाइडेड बाय 35। इधर आ गया 1 माइनस, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है
7089 प्लस 1 लाख, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.7089। तो यहाँ से जितना ये कैंसिल हो जाए उतना कैंसिल कर लेना, 5 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पर ये 8 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, 1 2 3 4 5। 1 में से इसको माइनस करोगे आप तो यहाँ पर आ गया 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 9 2.0। 1 लाख से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल है 7089 और 1 0 आ जाएगी। अब यहाँ से आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको कैलकुलेट करके इस वाली वैल्यू को ऐड करोगे तो कैलकुलेट करके भाई आपके पास आ रहा है 33268.57 प्लस आ गया 70890। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करके आपके पास आ जाएगा 57 8 9 प्लस 6 15 8 2 10 प्लस 1 11 3 1 1 4 7 प्लस 3 10। तो ये आ जाएगा 1,04,158 रुपीज़ 0.57 पैसे। तो हमारे पास जो फेस वैल्यू है उससे इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। और उसके बाद इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं बॉन्ड का। बॉन्ड का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू परचेज ए न्यू इश्यू ऑफ रुपीज़ 50 ईयर बॉन्ड ऑफ रुपीज़ 10,000 पार वैल्यू एंड एनुअल फिक्स कूपन रेट ऑफ 7% ईयरली। द मिनिमम यील्ड दैट द इन्वेस्टर वुड एक्सेप्ट इज 8%। फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है, बस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत हेर फेर है। सब कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पर। प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, और सॉरी फेस वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, टाइम आपको यहाँ दिया हुआ है, कूपन रेट आपको दिया हुआ है और यील्ड टू रेट है ये भी आपको दिया हुआ है। अब आप वीडियो को कर दो पॉज और पॉज करके इसका आंसर निकालो और मैच करो मेरे आंसर के साथ कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब तक आपने निकाल लिया होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सी निकालना है। सी निकालने के लिए आप जो 10,000 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कूपन रेट के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 700। आर आपको कितना दिया हुआ है 7% है और आई आपको दे रखा है 8%। अब आप निकालो सीधा प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास सी आ गया 700, 1 माइनस 1 प्लस 0.08 की पावर, टाइम कितना है 15 साल, डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस में। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है वो रिडीम हो रहा है पार वैल्यू पर, तो पार वैल्यू आपको दे रखी है 10,000। 1 प्लस 0.08 की पावर -50। तो यहाँ से डेसिमल आप हटाओगे 1 2 3 4, यहाँ आ गया 1 माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है 0.3152 प्लस 10,000 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.3152। 1 में से इसको माइनस कर लेते हैं, 8 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 8 × 64 और कितना आ गया 10 में से 4 6 यानी आ गया 60, 8 7 × 56, 8 5 × 40। इसको माइनस किया तो 10 - 2 8, 9 - 4 8, 9 - 3 ये, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप आ जाएगा 3152। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 5992 प्लस 3152, 31 है यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 9144। तो इस तरह से आप बॉन्ड के जो क्वेश्चंस हैं ये कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम बॉन्ड का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है। तो यहाँ पर कहता है बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ₹1000 पेइंग हैविंग नो कूपन वैल्यू। यहाँ पर कूपन वैल्यू ही नहीं है। एंड वैल्यू विल बी रिडीम्ड एट ₹1100
एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और वो रिडीम हो रहा है 1100 पर कितने बाद, 10 साल के बाद। तो फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इफ़ द इन्वेस्टर विशेज यील्ड रेट ऑफ 5% पर एनम। अगर हमारा जो यील्ड रेट है वो हमें दे रखा है 5%। अब यहाँ पर जब कूपन पेमेंट ही नहीं है, कूपन रेट ही नहीं है, कूपन रेट ही नहीं है, तो कूपन पेमेंट आपको कहाँ से मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो जो सी आएगा आपके पास, सी आ जाएगा 0। ठीक है, जो बाकी फार्मूला है वो सब कुछ वैसे ही चलेगा। बाकी फार्मूला क्या बचेगा हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू सी 1 - 1 प्लस आई की पावर -n डिवाइडेड बाय आई प्लस f इंटू 1 प्लस आई की पावर -n। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका 0 ही हो गया, तो ये तो हो गया 0। जो फेस वैल्यू है और जो रिडीमेबल प्राइस है वो दे रखा है आपको 1100, तो यहाँ आ जाएगा 1100 और 1 प्लस आई कितना है आपके पास, यील्ड रेट है 5% यानी 0.05 आ जाएगा, और टाइम आपको दे रखा है कितना, 10 साल, तो ये आ जाएगा -10। तो आपको बस क्या करना है, 1100 को, इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है 0.6139, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 675.29। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज वैंग्वेज चेंज हो जाए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, पढ़ के घबराना मत कि ये क्वेश्चन में क्या हो गया यार, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, कूपन रेट तो कुछ था ही नहीं। अगर कूपन रेट कुछ नहीं है तो इसका मतलब आपको कूपन पेमेंट नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो EMI का है। EMI के कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। तो EMI का जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले फ्लैट रेट मेथड से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है फ्लैट रेट मेथड में। यहाँ पर कहता है सविता टेक ए लोन ऑफ ₹3,60,000। इतना तो टोटल लोन लिया गया, 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का जो टाइम था। अब कहता है फाइंड EMI बाय यूजिंग द फ्लैट रेट मेथड। अब जो EMI आप निकालोगे तो EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जो भी टाइम आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 साल का, तो एक्चुअली में ये 3 साल नहीं है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा। और जो आई आपको दे रखा है 10%, इसको भी आप 12 से डिवाइड करोगे ताकि आपका हर मंथ का EMI निकल जाए। अब सबसे पहला काम है आप इंटरेस्ट निकालोगे। फ्लैट रेट मेथड में जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फार्मूला होता है, P इंटू में R इंटू में N लिख लो या T लिख लो, डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, लोन आपने लिया 3,60,000 का। अब उसमें से R आपके पास आ गया कितना, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हमने I लिखा, यहाँ R लिख दिया, तो एक जैसा ही लिख लो। तो ये आपके पास है 10/12। ठीक है, ये वाला 100 है, ये परसेंटेज हट के 100 आता है, ये 100 यहाँ पर लिख लिया हमने। और टाइम आपको दे रखा है 3 इंटू में 12। इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये कैंसिल होगी, 1 0 ये कैंसिल हो गई, तो आपके पास आ गया ये 0 0 0, तो ये आ गया 1,08,000 के आपका यहाँ पर बन गया इंटरेस्ट। अब जब आप EMI करोगे तो EMI में क्या करना होता है, जितना आपने लोन लिया और जितना आपको इंटरेस्ट देना है उन सब का टोटल करके n से कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल था 3,60,000 का, और आपने इंटरेस्ट पे करना है 1,08,000 का, डिवाइड करना है आपको, कितनी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, 36। तो इन दोनों को आप प्लस कर दो, इसको आप कैंसिल कर लो, 6 से ही कर लो पहले तो ये आ जाएगा 6 7 जा 42, और यहाँ पर आ गया 6 7 जा 42, 2 बचेगा यानी 6 - 2 4, 6 8 जा 48, और यहाँ से काटेंगे 6, इससे कैंसिल हो जाएगा 13। तो आपको जो EMI पे करनी है वो 13,000 की EMI पे करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फाइंड द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ए लोन ऑफ रुपीज़, कितना हो गया यहाँ पर 20 लाख, 1 2 3 4 5 6 20 लाख है। ठीक है, पर मंथ फॉर द 15 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पर आपको कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है, तो यानी रिड्यूसिंग बैलेंस आपको मेथड यहाँ पर यूज़ करना है।
अगर फ्लैट रेट मेथड का नाम दे दिया तो फ्लैट रेट से करना है, अदरवाइज़ आपको फिर इसी मेथड से करना है, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब इसके लिए हमारे पास जो EMI का फार्मूला होता है, EMI का फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल इनटू में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर n, ठीक है, आई रेज टू पावर माइनस n। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो फार्मूला आप लगा रहे हो वो ml वाला फार्मूला लगा रहे हो या RD वाला फार्मूला लगा रहे हो। अब यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो RD वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, ये माइनस में दे रखी है, इसलिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में, ज़्यादातर बुक्स में यही वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और जो CBSE हैंड का जो सैम्पल पेपर आया था उसमें भी यही फार्मूला यूज़ कर रखा था, तो मे भी आपको वैल्यू ऐसे ही फॉर्मेट में मिलेगी। लेकिन फिर भी तीनों फार्मूलों के कुछ एक दो क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास है P प्रिंसिपल, कितना लोन कितना लिया हमने, 20 लाख का लोन लिया, तो 20 लाख आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। आई आपको कितना है, 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो कंपाउंडेड मंथली का मतलब हो गया कि आई 12% ना होकर इसको 12 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1%। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1%, मतलब 0.01। नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस 1 प्लस 0.01 की पावर कितनी है आपके पास, -n, यानी -180। अब यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 कम कर दो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.1668, इसको माइनस करोगे आप तो यह आ जाएगा 0.8332, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 24003.84, ठीक है। तो इस तरह से आप EMI का फार्मूला ये वाला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस की जगह अगर प्लस में दे रखी होगी तो आप ML वाला फार्मूला यूज़ करोगे, और ML वाला फार्मूला जो होता है हमारे पास उसमें क्या होता है, यहाँ पर P इंटू में I इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड में आता है हमारे पास यहाँ ये वाली टर्म दे रखी है, इस टर्म इस फॉर्मेट में नहीं होता हमारे पास होता है 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हम ML में यूज़ कर रहे हैं। ये तब यूज़ करना है आपको जब आपको पावर जो है यहाँ पर प्लस में दे रखी हो और जो वैल्यू है यहाँ पर आपको प्लस वाली दे रखी हो। अगर माइनस वाली दे रखी है तो फिर ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना कि कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6 लाख इज़ टू बी पेड बैक इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट तो देनी है, लेकिन यहाँ पर मंथली वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया, EMI वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया, यानी यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट आपको देनी है वो ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अब यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट आपको देनी है 30 साल तक देनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पेमेंट रिकॉग्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम। तो आई जो आपको 9% दिया वो 9 का 9 ही रहेगा। थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा कि यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 9 को चेंज करना या नहीं करना, इससे भी आपको पता लग जाएगा। तो आई आपके पास 9% है यानी 0.09, और जो टाइम इसमें 30 साल है तो वो 30 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट ईयरली हो रही है, यहाँ पर EMI वाली नहीं हो रही है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है। फार्मूला आपका वही रहेगा, बस उसमें आई और एन की जगह ये आ जाएगा आपके पास। जो EMI आप बनाओगे यहाँ पर आप सीधा EMI की जगह यहाँ पर ऐसे लिख लो इक्वल इंस्टॉलमेंट। बाकी जो फार्मूला आपका वो सेम ही चलेगा, P इंटू में I इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। तो P हमारे पास है 6 लाख, I आ गया हमारे पास 0.09, 1 माइनस 1 प्लस 0.09 रेज टू पावर माइनस 30। 9 से इसको मल्टीप्लाई करा, 9 6 54, 1 2 3, 1 माइनस इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.0754,
तो 1 में से इसको माइनस करोगे, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 9 माइनस 7 2, 9.0। अब 54,000 को अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो ये आ गया आपके पास 58403.63। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी इंस्टॉलमेंट आपको हर साल पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर कहता है शिव रतन बाय हाउस फॉर विच ही एग्री टू पे ₹33,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 20 ईयर्स। यानी यहाँ पर अब आपको EMI उसने दे रखी है। इफ़ मनी इज़ वर्थ 9% कन्वर्टेड मंथली, व्हाट इज़ द कैश प्राइस ऑफ द हाउस। तो हाउस का कैश प्राइस कितना है, यानी जो आपको टोटल वैल्यू दे रखी है वो कितनी है। अब यहाँ पर जो EMI पे की जा रही है वो 33,000 की पे कर जा रही है। तो जो फार्मूला हमारे पास था EMI का, EMI इक्वल्स टू P इंटू में I और 1 माइनस 1 प्लस I रेज टू पावर माइनस n। तो इसमें EMI की वैल्यू हमारे पास है 33,000, P आपको फाइंड करना है और I आपके पास कितना हो गया 9% है, लेकिन 9% तो है लेकिन क्या करा कन्वर्टेड मंथली। तो I क्या आएगा आपके पास, 9 को 12 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके कितना आएगा वो यहाँ पर आपको दे रखा है। तो आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 और उसकी पावर कितने साल है 20 साल। 20 साल को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24 यानी माइनस 240। ठीक है, जीरो भी लगानी है, खाली 24 नहीं। अब यहाँ से देखो वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.166413। इसमें से इसको माइनस करेंगे और माइनस करके इधर लिख लो सीधा, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 1 8.0 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा 0.0075 इक्वल्स टू P। और इसको सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 3667782। अब कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करना कि सर इतनी लंबी कैलकुलेशन है, भाई करनी पड़ेगी। नंबर चाहिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बेशक एंड में कर लेना लेकिन करनी पड़ेगी। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का जो फार्मूला हम करेंगे तो उस फार्मूले के हिसाब से क्या होता है, RE इक्वल्स टू 1 प्लस में R अपॉन में 100P रेज टू पावर P माइनस 1। ये फार्मूला हमारे पास होता है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का। ठीक है, अब इसमें फार्मूले में जब हम करेंगे तो आपको जो जो वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी हैं उसको देखो। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ क्या है, P का मतलब क्या है, यहाँ पर P का मतलब है कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, कि भाई कंपाउंड कितनी बार हो रहा है। वो कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब P की वैल्यू आपको दे दी इसने 2 और I आपको दे दिया R या I जो भी आपने लिखा है वो दे दिया आपको 5%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। बस फार्मूले में वैल्यू पुट करो यहाँ पर 1 प्लस में R की जगह आ गया आपके पास 5 अपॉन में 100 इंटू में 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2.5 को 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0.025, इसकी पावर आ गई 2 माइनस 1, यानी ये आ गया 1.025 इसकी पावर 2 माइनस 1। अब 1.025 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आपके पास 1.050625 माइनस 1। इसमें से इसको माइनस करा हमने तो आ गया 0.00625। अब यहाँ पर इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, डेसिमल 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर दो, 5.0625%। और जब परसेंट में आंसर दोगे तो डेसिमल में 2 प्लेस तक ये आंसर दे दो, 5.06%। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर ये कहता है कि एक मनी लेंडर चार्जेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पर हाफ ईयर।
यानी एक जो मनी लेंडर है वो आपको 1000 रुपये पर 100 रुपये इंटरेस्ट काट लेता है, यानी इंटरेस्ट काट के वो कितना देगा आपको 900 रुपये देगा। तो एक्चुअली में आपको मिले 900 रुपये और 100 रुपये आपका इंटरेस्ट कट गया, तो जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर वो कितना बनेगा, इंटरेस्ट रेट आपका बन गया यहाँ पर, ये आ गया आपको 100 रुपये पर इंटरेस्ट, 100 रुपये इंटरेस्ट कट रहा है कितने, 900 रुपये पर। मिल तो आपको 900 रुपये रहे ना, 1000 रुपये थोड़ा ना मिल रहे, मिल आपको 900 रुपये रहे, उस पर आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पर आपको ये इंटरेस्ट जो है वो पर हाफ ईयर है, यानी 6 महीने के लिए इंटरेस्ट है। तो अगर पूरे साल का इंटरेस्ट होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/9। अब ये टर्म परसेंटेज में नहीं है, ये टर्म रेशो में है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये टर्म सिर्फ रेशो में है। तो जब आप इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है 1 प्लस में R/100, 100 यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, R/ में P⁻P-1 करोगे। 100 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म परसेंटेज में नहीं है, जब परसेंटेज में होती है तो वो परसेंटेज हट के यहाँ पर 100 आता है। तो आपको इसको एज इट इज़ लिखना है। R की जगह आ गया आपके पास 2/9, और P यानी आपको कंपाउंडिंग कितनी दे रखी है, हाफ ईयर ही है, तो वो 2 रहेगी, इससे कैंसिल, 9 + 1 10/9 की पावर 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 100/81 -1। तो 81 में से 100 माइनस करोगे, 19/81 आ गया आपके पास। अब 19 को अगर आप डिवाइड करोगे 81 से तो आपके पास आ जाएगा कितना, अब परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और कर दो, पहले कर लो या बाद में कर लो। अगर आप डिवाइड करोगे इसको आएगा 0.2345, ठीक है। परसेंटेज में निकालेंगे तो आ जाएगा 23.45। तो चाहे वो काम आप पहले कर लो, चाहे वो काम आप बाद में कर लो, 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है ताहिर वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख फॉर 6 ईयर, ही हैज़ 2 ऑल्टरनेटिव्स, 2 ऑल्टरनेटिव उसके पास हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव fetches him a return of 8% compounded annually, and the second alternative fetches him a return of 7.5% compounded semi annually। एक में एनुअली हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, दूसरे में 7.5% हो रहा है, सेमी एनुअली है, तो उसे कौन सी इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना चाहिए। अब इसमें जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपको दिया हो नहीं दिया हो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना है एक बार इस केस में, तो इसके हिसाब से आप निकालोगे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आ गया 1 प्लस में R आपके पास आ गया 8/100, और कंपाउंडिंग कितना हो रहा है, वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो मतलब P की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस में 0.08, इसकी पावर 1 -1, तो 1.08 रही है -1 यानी 0.08, तो ये आ गया आपके पास 8%, ठीक है। वैसे भी कंपाउंडेड एनुअली दे रखा था तो आप निकालते भी नहीं तो भी बात वही है कि 8%। अब दूसरा वाला जो रिटर्न है वो आपको दे रखा है सेमी एनुअली, तो उसको आप निकालोगे तो आ जाएगा 1 + 7.5/100, और कंपाउंडिंग यहाँ पर सेमी एनुअली हो रही है तो P की वैल्यू 2 आ गई, इधर भी 2 -1। इससे इसको डिवाइड करोगे, वैल्यू आपको दे रखी है तो यही आना चाहिए। इसमें इसको ऐड करेंगे, ऐड करके ये आएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी 1.076406 -1, और 1 में से इसको माइनस करोगे 0.076406, यानी रेट ऑफ रिटर्न इसका आ जाएगा आपके पास 7.64। अब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको कंपेयर करना है कि आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट बेटर है या फिर ये इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो हमारे पास केस 1 जो है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ बेटर। तो यहाँ कहता था बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹10,000, यानी जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया गया वो 10,000 है। एंडिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज़ 14,000 ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, कैलकुलेट CAGR। तो CAGR का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर
1/n-1। अब फ्यूचर वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पर, अब फ्यूचर वैल्यू आप निकालोगे तो वो आपको दे रखी है कितनी, 14,000 डिवाइडेड बाय 10,000 रेज़ टू पावर 1/2 -1। तो यहाँ से सारा कुछ कैंसिल हो गया, 1.4 आ गया। अब ये 1.4 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो अगर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, बाई चांस ऐसा कुछ केस आ जाए, तो स्क्वायर रूट तो आप एटलीस्ट निकाल ही सकते हो। तो 1.4 का स्क्वायर रूट आप निकालो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो ये आपके पास बन रहा है कितना, सीधा इसमें माइनस कर रखा है 0.1832, यानी ये आएगा 1.1832, तो आ जाएगा 0.1832। और परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 18.32%, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन्वेस्टर बॉट 200 शेयर ऑफ Amazon.com स्टॉक इन द December 2015 एट ₹325 पर शेयर। 325 रुपये के एक शेयर के हिसाब से वो 200 शेयर खरीदता है फॉर ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹65,000। टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी इतनी होती है। आफ्टर 3 years in December 2018 the stock has risen to ₹875 per share and the investor investment is now worth ₹1,75,000। अब उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई और उसने खरीदे कितने में थे, इतने में थे। तो CAGR निकालना है, तो आपको सीधा फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दोनों दे रखी है, तो 1,75,000 को डिवाइड कर दो आप 65,000 से। इसकी पावर आ गई आपके पास, 3 साल का टाइम लगता है, 1/3 -1। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लो और 175 को आप 65 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आपके पास ये बचेगा 35/13। इसकी पावर है 1/3। इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर शायद लिखने भूल गए हैं, तो इसकी वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी। ये वैल्यू है हमारे पास 1.3912। तो यह आ जाएगा 0.3912 और इन टर्म ऑफ परसेंटेज 39.12%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये CAGR वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। बस आपको वैल्यू सारी दे रखी होंगी, आपको पुट करनी है, पुट करके सॉल्व करना है। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेप्रीशिएशन का, वो टॉपिक और देख लेते हैं हम। तो बच्चों डेप्रीशिएशन का जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है ओल्ड कार वाज परचेज ₹2 लाख एंड द सोल्ड फॉर ₹50,000 आफ्टर 5 ईयर। 2 लाख की कार खरीदी, बड़ी सस्ती कार खरीदी है, लेकिन 5 साल के बाद वो बेच दी 50,000 रुपये में। कैलकुलेट एनुअल डेप्रीशिएशन बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड या लीनियर डेप्रीशिएशन मेथड, दोनों मेथड एक ही बात है। अब यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसने 2 लाख की कार खरीदी और 5 साल बाद 50,000 रुपये की उसने बेच दी। तो डेप्रीशिएशन आपको निकालना है। तो डेप्रीशिएशन का जो फार्मूला होता है ये आता है आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 2 लाख, 50,000 की स्क्रैप वैल्यू मिल गई और कार चलाई 5 साल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 और इसको आप डिवाइड करोगे 5 से तो आ जाएगा आपके पास 30,000। तो 30,000 रुपये हर साल उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि मैकबुक कॉस्ट ₹2 लाख विल डेप्रीशिएट टू ए स्क्रैप वैल्यू ₹20,000 इन 5 ईयर। 5 साल के अंदर 20,000 रुपये उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलती है आपको। तो यूजिंग लीनियर मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन फाइंड द एनुअल डेप्रीशिएशन ऑफ द कंप्यूटर। तो डेप्रीशिएशन पहले आप निकाल लो। तो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 2 लाख, 2 लाख में से स्क्रैप वैल्यू मिलेगी उसको 20,000, कब 5 साल में। तो 2 लाख में से 5,000 और 20,000 माइनस करोगे आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दो तो 36,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई। यानी एक साल में उसकी वैल्यू 36,000 रुपीज़ कम होती है। अब कहता है फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। 3 साल के बाद जो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए बस क्या करना है भाई, जितने साल के लिए पूछ रहा है उतने साल का डेप्रीशिएशन आप माइनस कर दो।
तो कितनी आ जाएगी बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी 2 लाख, हर साल 36,000 रुपये कम हो गए, तो इस 2 लाख में से माइनस कर दो आप 1,08,000, तो आपके पास आ जाएगा कितना 10 - 8 2, और यहाँ पर बची आपके पास 9, यानी 92,000 रुपीज़ हो जाएगी बुक वैल्यू उसकी 3 साल के बाद। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी परचेज एन SUV फॉर इट्स एम्प्लॉय, द ओरिजिनल कॉस्ट इज ₹25 लाख, द SUV सोल्ड आफ्टर 5 ईयर फॉर ₹10 लाख। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन ही फाइंड करना है। तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जो कॉस्ट थी वो थी 25 लाख, और डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो स्क्रैप वैल्यू मिल रही है उसकी वो मिल रही है 10 लाख, डिवाइडेड बाय कितने साल में मिल रही है, 5 साल में। तो 25 लाख में से 10 लाख डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी, मतलब 15 लाख वैल्यू आ गई आपके पास, यानी 1 साल में 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अब कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो उसकी 3 लाख रुपए हो रही है, कितनी वैल्यू पर, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 25 लाख, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, 3 0 ये कैंसिल होगी, 25 से इसको डिवाइड करो, 5 से पहले काट दिया, तो 12% के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, हर साल 12% उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द SUV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब दूसरे साल के बाद जो उसकी बुक वैल्यू बनेगी आपके पास वो कितनी बनेगी। तो इसके लिए जो 25 लाख है उसमें से आप 2 साल की वैल्यू कम कर दो, 1 साल में 3 लाख रुपए कम हो रहा है, तो 2 साल के अंदर 6 लाख रुपए कम हो जाएगा। तो 25 में से 6 माइनस कर दो, यानी 19 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कोशिश करी है कि जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से, और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे आप ले सकते हो, बड़े इजी ले सकते हो। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अपनी और करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।